वाईपी मैथ क्लासेस में मैं यशपाल सिंह आपका स्वागत करता हूं। देखिए, पिछली वीडियो में हमने सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और सहअभाज्य संख्या के बारे में चर्चा की थी। इसी प्रकार से आज हम इस वीडियो के माध्यम से संख्या के बारे में ही जानकारी चल रही है, तो इसी को आगे बढ़ाते हुए चर्चा करेंगे। जो विद्यार्थी मेरे चैनल पर पहली बार आया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को देखने वाले वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जब समझ में आता है तो अच्छे कमेंट किया करें और अपने अन्य मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें। देखिए, अब मैं बात करूंगा आज प्राकृत संख्या। क्या होती है प्राकृत संख्या? इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो प्राकृत संख्या क्या होती है? आप सभी पढ़ के आए हैं 5वीं 6वीं क्लास की एक प्रश्नावली का नाम है प्राकृत संख्या। इसी प्रकार आगे बढ़ते जाएंगे तो 6वीं क्लास की एक प्रश्नावली का नाम है पूर्ण संख्या, 7वीं क्लास की एक प्रश्नावली का नाम है पूर्णांक संख्या, 8वीं क्लास में परमेय संख्या। देखिए, मैं आपको एक विस्तार से बताऊं तो 6वीं क्लास में कक्षा में कौन कौन सी संख्याओं के बारे में बताया गया है। तो 6वीं कक्षा में प्राकृत संख्या 6वीं क्लास में पढ़ गया है और 6वीं क्लास में ही पूर्ण संख्या। और जैसे ही कक्षा 7 आएगी तो कक्षा 7 में हो जाती है पूर्णांक संख्या। इनके बारे में एक एक प्रश्नावली है, एक एक चैप्टर है, एक एक अध्याय है प्राकृत संख्या का, पूर्ण संख्या का, पूर्णांक संख्या का। और 8वीं क्लास में आते हैं तो परमेय संख्या और 9वीं क्लास में आते हैं तो फिर हम चर्चा करते हैं अपरिमेय संख्याओं के बारे में। और 10वीं क्लास में हम चर्चा करते हैं वास्तविक संख्याओं के बारे में। इस प्रकार से चर्चा करते हैं। 6वीं क्लास में प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या के बारे में बताया गया है, 7वीं क्लास में पूर्णांक संख्या के बारे में बताया गया है, 8वीं क्लास में परमेय संख्या के बारे में बताया गया है, 9वीं क्लास में अपरिमेय संख्या के बारे में बताया गया है, 10वीं क्लास में वास्तविक संख्या के बारे में बताया गया है। उम्मीद है ये सभी बातें आप जानते होंगे पहले से, और मैं कुछ इसमें और बताने की कोशिश करूंगा। तो ये वीडियो कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 सभी विद्यार्थियों के लिए ज़रूरी है। 6 वालों के लिए भी 7, 8, 9, 10 और बाकी के और भी गणित की छोटी अपनी समस्याओं को दूर करना चाहते हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत उपयोगी होगा। देखिए, प्राकृत संख्या क्या होती है? प्राकृत संख्या की चर्चा करें तो प्राकृत संख्या होती हैं वे संख्याएं जिनका उपयोग हम गिनने के लिए करते हैं। वे संख्याएं जिनका उपयोग गिनने के लिए करते हैं। गिनने के लिए करते हैं। आप लिखते जाएंगे बिल्कुल तरीके से। वे संख्याएं जिनका उपयोग गिनने के लिए करते हैं वे संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। गिनने का अर्थ मुझे कोई भी चीज़ गिननी है, मुझे कक्षा में बैठे विद्यार्थियों की संख्या ही गिननी है, तो मैं 1, 2, 3, 4, 5 कहाँ से प्रारंभ करेंगे? 1 से। कोई भी बात गिननी है, कोई भी वस्तु गिननी है तो उसका प्रारंभ कहाँ से करेंगे? 1 से। 1, 2, 3, 4। तो ये संख्याएं क्या कहलाएंगी? प्राकृत संख्याएं। तो गिनने के लिए इनका उपयोग करते हैं वे संख्या प्राकृत संख्या कहलाएंगी। जैसे 1, 2, 3, 4 और अनंत तक हम अपनी आवश्यकता के अनुसार उनको उपयोग में लेते जाएंगे। तो 1, 2, 3, 4 डॉट 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 चलेंगी, वे संख्या क्या कहलाएंगी? प्राकृत संख्या कहलाएंगी। इन संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। इन्हें कैपिटल N से व्यक्त करते हैं। कैपिटल N से व्यक्त करते हैं। देखिए, गणित और विज्ञान में जो भी व्यक्त करते हैं उनके अंग्रेजी के पहले वर्ड के अकॉर्डिंग व्यक्त करते हैं। तो इनको अंग्रेजी में बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो नेचुरल में पहले n आएगा, इसलिए इन्हें n से व्यक्त करते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ कि n बराबर 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट। बोले एक बार फिर देखें प्राकृत संख्या क्या होंगी? तो वे संख्याएं जिनका उपयोग गिनने के लिए करते हैं वे संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाएंगी। इन्हें n से व्यक्त करते हैं।
इसके बाद में आती है पूर्ण संख्या। इनके बाद में क्या आएंगी? पूर्ण संख्या। तो देखो मैं बात यहीं से आगे बढ़ाता जाऊंगा। प्राकृत संख्याओं में जीरो को सम्मिलित कर लिया जाए तो प्राप्त संख्या पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। प्राकृत संख्याओं में जीरो को सम्मिलित कर लिया जाए तो प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। इन्हें या पूर्ण संख्याओं को इन्हें W से, कैपिटल W से व्यक्त करते हैं। कैपिटल W से व्यक्त करते हैं। देखो पूर्ण संख्याओं को अंग्रेजी में बोलते हैं होल नंबर। होल माने क्या होता है? पूर्ण। होल नंबर, तो होल को पहला शब्द क्या होगा? WHOLH। तो होल नंबर तो इसे W से व्यक्त करते हैं। अब देखो क्या होगा, मैंने क्या लिखा है? प्राकृत संख्याओं में जीरो को सम्मिलित कर लिया जाए। अभी तक हम प्राकृत संख्या पढ़ रहे थे। प्राकृत संख्या क्या होती है? वे संख्या जिनका उपयोग हम गिनने के लिए करते हैं। गिनने के लिए कहां से करते हैं? 1 2 3 4 डॉट डॉट। तो ये संख्या क्या कहलाएंगी? प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या थी 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये प्राकृत संख्या थी। तो मैंने क्या लिखा है? प्राकृत संख्याओं में जीरो को सम्मिलित कर लिया जाए। तो यानी कि इन संख्याओं में जीरो को और शामिल कर लिया जाए, जीरो को और सम्मिलित कर लिया जाए तो यही संख्या, कौन सी? प्राकृत संख्या कहां से थी? 1 2 3 4 डॉट डॉट। तो यही संख्याएं, इन संख्याओं में जीरो को सम्मिलित कर लिया जाए तो ये संख्याएं क्या कहलाएंगी? पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। इसी प्रकार आगे की कड़ी में आती है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, तो देखिए पूर्ण संख्याओं में आप साथ ही साथ लिखने की कोशिश करते रहेंगे। पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक, पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित कर लिया जाए तो प्राप्त संख्या, तो प्राप्त संख्या पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। इन्हें या पूर्णांक संख्याओं को I अथवा Z, I से भी व्यक्त कर सकते हैं, Z से भी व्यक्त करें, I अथवा Z से व्यक्त करते हैं। इनको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स नंबर। इसलिए अक्सर किससे व्यक्त करते हैं? I से। कुछ किताबों में Z से भी व्यक्त किया जाता है। देखो मैं I या Z की बात करूं तो सिंपल सी कहानी है, बस मैंने जो परिभाषा बताई है इसको गौर से समझने की कोशिश करेंगे। पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित कर लिया जाए तो प्राप्त संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाएंगी। अब तक हम पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी देखते चले आते हैं? ये थी पूर्ण संख्याएं 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, आगे और भी लिख सकते हैं। तो ये पूर्ण संख्याएं थी। इन पूर्ण संख्याओं में यदि हम क्या करें? ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित कर लें। ऋणात्मक संख्या -1 -2 डॉट 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 डॉट, इनमें ये पूर्ण संख्याएं थी, इनमें माइनस की संख्याओं को सम्मिलित कर लिया तो ये संख्याएं क्या कहलाएंगी? आज पूर्णांक संख्याएं कहलाएंगी। क्या कहलाएंगे? पूर्णांक संख्याएं कहलाएंगी। अब इसके बाद में आता है परिमेय संख्या। ये कौन से सुनना? परिमेय संख्या, ये बेसिक जानकारियां हैं गणित की जो आपको आना बहुत जरूरी है। ये आगे चल के परेशान करती हैं और क्लास में बार बार पढ़ते हैं तो भी परेशान करती हैं, इसलिए सभी बातें आपको आना जरूरी है। परिमेय संख्या, तो देखो वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में
P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, वे संख्याएं जिन्हें P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं वे परमेय संख्याएं कहलाती हैं। P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, पुस्तक में लिखूं मैं जहां Q डज नॉट इक्वल टू 0। P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं जहां Q डज नॉट इक्वल टू 0 परमेय संख्याएं कहलाती हैं। परमेय संख्याएं कहलाती हैं। जहां P व Q पूर्णांक संख्याएं हैं, पूर्णांक संख्याएं हैं। देखिए वे संख्याएं जिन्हें P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, एक एक शब्द को समझने की कोशिश करेंगे। वे संख्याएं जिन्हें P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, यहाँ Q डज नॉट इक्वल टू, देखो इसका अर्थ है Q ये तो इक्वल यानी कि बराबर, यदि मैं ये लिखूं Q बराबर 0, Q इक्वल 0 तो इसका अर्थ हो जाएगा Q का मान 0 के बराबर है। इसको काट देंगे तो इसको बोलेंगे नॉट इक्वल, अर्थात Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, Q का मान 0 के बराबर नहीं है। तो देखो वे संख्या जिन्हें P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, यहाँ Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अब Q का मान 0 नहीं होना चाहिए क्यों, अब हम इस बात पर चर्चा करें। तो देखिए जैसे मैं लिखूं 4/0 तो इसका क्या अर्थ हो जाएगा, किसी के भी नीचे 0 हो तो उसका अर्थ हो जाता है अपरिभाषित। अपरिभाषित यानी कि जो परिभाषित नहीं है, आप किसी भी संख्या के नीचे 0 नहीं लिख सकते हैं। 4/0 लिखा मैंने, आप कोई भी संख्या के नीचे 0 लिखूं तो उसका अर्थ हो जाएगा अपरिभाषित। हम किसी भी संख्या में 0 का भाग नहीं ले सकते हैं, इसका अर्थ है। इसका अर्थ क्या है, किसी भी संख्या में हम 0 का भाग नहीं ले सकते हैं। जब 0 का भाग लेते हैं तो संख्या क्या हो जाएगी, अपरिभाषित। अपरिभाषित का मतलब वो परिभाषित नहीं है, उसको हम कुछ नहीं कह सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। अच्छा, आप यदि कैलकुलेटर में करोगे, आप करके देखें 4/0, 4/0 आप कैलकुलेटर में करके देखें 4/0, ये तो अर्थ हुआ इसका। 4/0 करके देखेंगे तो कैलकुलेटर में एरर आएगा, एरर लिखा आएगा। यदि आप ऐसा करते हो कैलकुलेटर में 4/0 करके देखोगे तो कैलकुलेटर में एरर लिखा आएगा। इसका हिंदी में अर्थ होता है त्रुटि। त्रुटि यानी कि गलती, आप गलती कर रहे हो। 0 क्या गलती कर रहे हो कि किसी भी संख्या में 0 का भाग नहीं ले सकते हैं, इस बात की गलती कर रहे हैं। 4/0 का मतलब अपरिभाषित होता है। आप सोच रहे हो अब इसका क्या अर्थ होता है, आप 4/0 कैलकुलेशन में करके देखोगे तो एरर लिखा आएगा, इसका अर्थ होता है त्रुटि। त्रुटि का अर्थ गलती, आप गलती कर रहे हैं। क्या गलती कर रहे हैं, किसी भी संख्या में 0 से विभाजित नहीं कर सकते हैं, 0 का भाग नहीं ले सकते हैं। अथवा आप अपने फोन में करके देखेंगे, एंड्रॉइड मोबाइल होगा उसमें आप करके देखोगे, कोई भी संख्या लिखूं 5/0 तो उसमें लिखा आएगा कैन नॉट डिवाइड बाई 0, कैन नॉट डिवाइड बाई 0। तो इसका अर्थ क्या हो गया कि 0 से विभाजित नहीं कर सकते। दोनों का अर्थ एक ही है कि आप किसी भी संख्या को 0 से विभाजित नहीं कर सकते। तो बस इसीलिए यहाँ लिखा है कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। Q का अर्थ क्या है, P बटे Q का अर्थ क्या है, अंश बटे हर। P बटे Q का अर्थ क्या हो गया, अंश बटे हर, यानी कि हर का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0। तो हर का मान 0 हो गया तो क्या हो जाएगा, वो अपरिभाषित। इसीलिए यहाँ ये बात लिखना जरूरी है कि यहाँ Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। Q का मान 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। Q का अर्थ यहाँ से क्या है, अंश बटे हर। तो वे संख्याएं जिन्हें P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, या मैं कहूँ वे संख्याएं जिन्हें अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं और हर का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0, तब वे संख्या क्या कहलाएंगी, परिमेय संख्या। और P और Q संख्या ले सकते हैं हम कहाँ से, P और Q कोई भी पूर्णांक संख्या ले सकते हैं, कोई भी पूर्णांक संख्या, माइनस की भी चलेगी, प्लस की भी चलेगी। बस इतना सा ध्यान रखना है कि Q का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0। Q का मान 0 हो गया तो अभी जैसा कि मैंने बताया तो संख्या क्या हो जाएगी, अपरिभाषित हो जाएगी। तो वे संख्या जिन्हें P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, अर्थात हर का मान 0 नहीं होना चाहिए, तब भी परिमेय संख्या होंगी। P और Q का मान आप कुछ भी लिखोगे पूर्णांक से,
ध्यान रखना बस, पूर्णांक से पी और क्यू में बोलेंगे। अब ये 0 तो आ रहा है, इसीलिए तो लिखा है कि क्यू का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 होना चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं बात करूं 5/3, p/q के रूप में है, q का मान 0 नहीं है, इसलिए q का मान 0 नहीं है। और p और q कहाँ से लिखे मैंने, कोई भी पूर्णांक से, तब ये संख्या क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या। और भी मैं लिख सकता हूँ -4/3 p/q के रूप में है, q का मान 0 नहीं है, p और q कहाँ से है, माइनस की संख्या हो सकती है, क्योंकि पूर्णांक में सभी माइनस की संख्या विद्यमान होती है, सभी प्लस की संख्या विद्यमान होती है और 0 भी विद्यमान होती है। अब मैं बात करूं कि -4/4, -4 की बात करूं, क्या -4 एक परिमेय संख्या होगी, तो देखिएगा होगी। क्यों, क्योंकि हम इसके नीचे क्या लिख सकते हैं, 1, क्योंकि जैसा कि 1 में किसी संख्या में 1 का भाग है, -4/1 का भी अर्थ क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। किसी भी संख्या में 1 का भाग है तो वही संख्या लौट के आएगी, तो इसीलिए -4 संख्या थी आपकी, मैं इसके नीचे 1 लिख सकता हूँ। तो अब परिमेय संख्या की परिभाषा को अप्लाई करो, कि p/q के रूप में हो, बिल्कुल p/q के रूप में है, q का मान 0 नहीं है, जबकि कितना है यहाँ 1, q का मान 0 नहीं है, और p और q कहाँ से लिए हैं हमने, पूर्णांक संख्या से लिए हैं। तो -4 क्या होगी, फिर 1 क्या होगी, परिमेय संख्या, क्योंकि इसके नीचे 1 लिख सकते हैं। सबसे बड़ा प्रश्न बनता है, क्या 0 परिमेय संख्या होगी, तो आप बताइए क्या 0 परिमेय संख्या होगी, तो 0 परिमेय संख्या होगी। ठीक है, अपने नियम को नहीं भूलना है, बस हम क्या करेंगे, इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या में 1 का भाग देने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसके नीचे 1 लिख सकते हैं। p/q के रूप में हो गया, q का मान 0 नहीं होना चाहिए, q का मान 0 नहीं होना चाहिए, p का है ठीक है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन q का मान 0 नहीं होना चाहिए, q का मान 0 नहीं है। और p और q कहाँ से लिए हमने, कोई भी पूर्णांक संख्या से लिए, तो हाँ 0 एक परिमेय संख्या होती है। उम्मीद करता हूँ ये सभी बातें आपके समझ में आ रही होंगी। अगर अच्छे से समझ में आ रही हैं तो अपने अन्य मित्रों के साथ इसे शेयर जरूर करें, और वीडियो को देखने वाले वीडियो को लाइक जरूर करें। जो चैनल पर पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब करें। क्योंकि परिमेय संख्या के बाद में आती है अपरिमेय संख्या। तो 0 हो गया परिमेय संख्या, और भी मैं लिख सकते हैं उदाहरण 5 परिमेय संख्या होगी, तो यह बताया इसके नीचे क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। 5 0 ये सभी संख्या क्या, बस क्या देखना है आपको, नीचे 0 नहीं होना चाहिए। कोई भी संख्या अंश बटे हर के रूप में हो, उसके नीचे 0 ना हो, बस वो संख्या क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या कहलाएगी। ऊपर प्लस की संख्या हो, नीचे भी माइनस की संख्या हो, ऊपर माइनस की हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आती है आपकी अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या की बात करें तो अपरिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या की सीधी सीधी परिभाषा है, वे संख्या जो परिमेय नहीं है, वे संख्या जो परिमेय नहीं है, परिमेय नहीं है, अपरिमेय संख्या। वे संख्या जो परिमेय नहीं है, अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। अब आप सभी विद्यार्थियों के दिमाग में ये बात आ रही होगी, अब तक हमने सभी संख्या पढ़ी वो आ गई, अब कौन सी संख्या परिमेय नहीं होगी। जो संख्या परिमेय नहीं होगी वही क्या कहलाएगी, अपरिमेय। तो कौन सी संख्या है जो परिमेय नहीं होगी, बहुत गौर से सुनेंगे तो अच्छी तरीके से समझ में आएगा। कौन सी संख्या परिमेय नहीं होगी, देखिए जो संख्याएं पॉइंट के बाद अनंत तक जाती है, पॉइंट के बाद अनंत तक, जैसे मैंने लिखा 3.14567 डॉट 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 लगा हुआ। अब ये संख्या अनंत तक जा रही है, इनका अंत नहीं है, तो ये संख्या परिमेय नहीं कहलाएगी, क्योंकि इसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते। पॉइंट के बाद कितने अंक हैं ये हमें क्लियर नहीं पता है, तो ये संख्या क्या कहलाएगी, अपरिमेय। वे संख्याएं जो डॉट 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 तक जाती हैं वो परिमेय नहीं होगी, परिमेय नहीं होगी तो ये संख्या क्या कहलाएगी, अपरिमेय कहलाएगी। और भी गणित में आपको कई संख्याएं मिलती हैं, आप पढ़ते जाएंगे आगे, और जो संख्या मिलेंगी वो क्या कहलाएंगी, अपरिमेय। और एक और सबसे अपरिमेय संख्या का सुंदर उदाहरण
अंडर रूट के अंतर्गत अभाज्य संख्या लें। कौन सी संख्या लें? अंडर रूट के अंतर्गत अभाज्य संख्या। यदि वर्गमूल के अंतर्गत अभाज्य संख्या आती है तो वो संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। कक्षा 9 की पहली प्रश्नावली है जिसमें इस बात को बहुत अच्छे से बताया गया है। मैं किसी दिन अन्य वीडियो में इसके ऊपर ही चर्चा करूंगा कि वर्गमूल के अंतर्गत अभाज्य संख्या आती है तो वे संख्या क्या कहलाएंगी? अपरिमेय संख्या कहलाती है। अच्छा, अभाज्य संख्या काम आई, जो कल की क्लास में हमने चर्चा की थी, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। देखिएगा, अंडर रूट के अंतर्गत 2 अभाज्य संख्या है, तो ये क्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्या। अंडर रूट के अंतर्गत 3 अभाज्य संख्या, अंडर रूट के अंतर्गत 5, अंडर रूट के अंतर्गत 7। अच्छा, अंडर रूट के अंतर्गत 9 लिख सकते हैं? नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि 9 पहले नंबर तो कैसी संख्या है? भाज्य। कई संख्या है? भाज्य। और वर्गमूल 9 का मान कितना होता है? 3 होता है, इसीलिए ये नहीं होगा। अंडर रूट के अंतर्गत हम अभाज्य संख्या लिखेंगे तो वो संख्या क्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्या कहलाएगी। और पाई, पाई अपरिमेय संख्या होती है। पाई कैसी संख्या होती है? अपरिमेय। क्यों? पाई का मान 3.14 के बाद कई मिलियन शब्दों तक हो जाता है। पाई का मान 3.14 के बाद में कई मिलियन शब्दों तक है। तो मैंने भी बोला पॉइंट के बाद जो संख्या जो रुके ना वो क्या कैसी कह जाएगी? अपरिमेय संख्या। तो पाई का हकीकत में मान 3.14 डॉट 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 कई मिलियन शब्द खोजे जा चुके हैं, तो पाई क्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्या कहलाएगी। अब देखिए, एक प्रश्न बनता है, पाई का मान हम प्रश्न हल करते समय 3.14 भी लिखते हैं और 22/7 भी लिखते हैं। प्रश्नों को हल करते हैं तो पाई का मान 3.14 भी लिखते हैं और 22/7 भी लिखते हैं। तो पाई अपरिमेय संख्या है, मैं कह सकता हूं पाई का 22/7 मान होता है। तो अब मैं प्रश्न पूछूंगा आपसे, क्या प्रश्न है, क्या 22/7 परिमेय संख्या होगी या अपरिमेय संख्या होगी? 22/7 की बात की जाए, 22/7 परिमेय संख्या होगी या अपरिमेय संख्या होगी? तो देखिएगा, हम अपनी परिभाषा को लगाएंगे 22/7 पर। तो 22/7 p/q के रूप में है। p/q के रूप में q का मान 0 नहीं है, p और q क्या है? पूर्णांक है, तो इससे क्या होगी? परिमेय संख्या। तो 22/7 तो क्या होगी? परिमेय संख्या। लेकिन पाई क्या होगी? फिर भी अपरिमेय। कोई विद्यार्थी अब ये ना बोले कि 22/7 मान पाई का होता है, ये परिमेय है तो ये संख्या भी परिमेय होगी। ऐसा नहीं होता है, पाई अपरिमेय संख्या होगी और 22/7 परिमेय होगी। क्यों? सुनो, पाई का एक सन्निकट मान होता है 22/7, एग्जैक्ट मान नहीं होता है। एक सन्निकट मान हम हल करने के लिए लिख लेते हैं 22/7, एक सन्निकट मान होता है पाई का 22/7, इसलिए 22/7 क्या होगी? परिमेय संख्या होगी और पाई क्या होगी? अपरिमेय संख्या। पाई का मान 3.14 के बाद कई मिलियन शब्दों तक हो जा चुका है, इसीलिए पाई को क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या बोलेंगे। अच्छा, परिमेय अपरिमेय के बाद में अब आती है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या क्या होगी? तो वास्तविक संख्या में परिमेय तथा अपरिमेय, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का समूह वास्तविक संख्या कहलाता है। वास्तविक संख्या कहलाता है। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का समूह वास्तविक संख्या कहलाता है। यानी कि इसमें परिमेय संख्या भी होगी और अपरिमेय संख्या भी होगी। ऐसा समूह परिमेय भी हो इसमें और अपरिमेय भी शामिल हो, वो संख्या क्या कहलाएंगी? वास्तविक संख्या कहलाएंगी। और वास्तविक संख्याओं को आर से व्यक्त करते हैं, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रियल नंबर। कक्षा 10 की पहली प्रश्नावली जिसका नाम है वास्तविक संख्या। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का समूह क्या कहलाएगा? वास्तविक संख्या कहलाएगा। मैं एक बार पुनः रिपीट करूंगा पूरी बात को। प्राकृत संख्या, तो वे संख्या जिनका उपयोग गिनने के लिए करते हैं उन संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं, इनको n से व्यक्त करते हैं। अब गिनने के लिए हम कौन सी संख्याओं का उपयोग करेंगे? 1 से करेंगे, 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक। अब बात आई कि प्राकृत संख्याओं में 0 को सम्मिलित कर लिया जाए।
तो ये संख्या क्या बन जाएंगी, पूर्ण संख्या। फिर आगे बात आती है पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को और शामिल कर लिया जाए तो ये संख्या क्या बन जाएंगी, पूर्णांक संख्या बन जाएंगी। फिर आगे बात की जाए परिमेय संख्या की, तो वे संख्या जिन्हें p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, q का मान 0 नहीं हो अर्थात अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, हर का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0, परिमेय संख्या कहलाएंगी। और p और q कोई भी पूर्णांक संख्या होंगी। उदाहरण के लिए चर्चा की थी, अपरिमेय में देखा जाए वे संख्याएं जो परिमेय नहीं होंगी वो संख्या क्या कहलाएंगी, अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। और वास्तविक में क्या होगी, परिमेय संख्या भी होंगी और अपरिमेय संख्या भी होगी। सभी संख्याएं वास्तविक हों और वास्तविक कहलाएंगी, यदि वो अपरिमेय भी होंगी, परिमेय भी हो, किसी भी संख्या हो, सभी संख्या क्या किसमें आएंगी, वास्तविक संख्या में आएंगी। अच्छा, इसको एक और तरीके से समझने की कोशिश करें। जैसे मैं कहूँ कि मैं एक थैला लेता हूँ और थैले में मैंने गिनने वाली संख्याओं को डाला, गिनने वाली संख्या का प्राकृत संख्या 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत संख्याओं को डाला। जैसे मैंने एक थैला लिया, इस थैले में क्या किया कि प्राकृत संख्याओं को डाला, प्राकृत संख्या बनी 1 2 3 डॉट डॉट, ये प्राकृत संख्या है। थोड़ी देर आगे चल के मुझे 0 मिला, 0 मिला, तो जब तक ये 1 2 3 डॉट 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 ये संख्या है तब तक इस थैले में कितनी संख्याएं थी, प्राकृत संख्या। तो मैंने इसमें 0 को सम्मिलित कर लिया, 0 को और डाल दिया इस थैले में, तो अब इस थैले में किसी संख्याएं हो जाएंगी, पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। कैसी हो जाएंगी, पूर्ण संख्या। अब इस थैले में पूर्ण संख्याएं, फिर थोड़ी सी देर आगे और चल के मैं ये बोलूं कि मेरे को ऋणात्मक संख्याएं प्राप्त होंगी, -1 -2 -3 ये संख्याएं प्राप्त हुई। तो अब इस थैले में किसी संख्याएं हो जाएंगी, पूर्णांक संख्या हो जाएंगी। बात को समझने की कोशिश करना। मैंने यही तो लिखा था कि प्राकृत संख्याओं में 0 को सम्मिलित कर लें तो पूर्ण हो जाएंगे और पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित कर लें तो पूर्णांक संख्या हो जाएंगे। अब इस थैले में कितनी संख्या हो जाएंगी, पूर्णांक संख्या हो जाएंगी। अब फिर और आगे जाके के अंश बटे हर के रूप की संख्या मिली। कैसी संख्या मिली, अंश बटे हर के रूप की संख्या मिली। ये संख्या क्या कहलाएंगी, परिमेय संख्या कहलाएंगी, अंश बटे हर के रूप की होंगी। बस अंश बटे हर के रूप में 0 को तो लिख ही नहीं सकते हैं, नीचे हर के रूप में अंश बटे हर के रूप की संख्या तो क्या संख्या कहलाएंगी, परिमेय संख्या कहलाएंगी। और अपरिमेय संख्या अलग होंगी, जो परिमेय नहीं होंगी वो क्या कहलाएंगी, अपरिमेय। और यदि हम अपरिमेय संख्याओं को भी इस थैले में डालें तो फिर ये संख्या क्या कहलाएंगी, वास्तविक संख्या, क्योंकि परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का समूह क्या कहलाएगा, वास्तविक संख्या। उम्मीद करता हूँ ये सभी बातें आपको समझ में आई होंगी। समझ में आई हैं तो वीडियो को देखने वाले वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने अन्य मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें। इसी प्रकार हम रोज़ कोशिश करेंगे आपके सामने गणित की क्लास लगाने की, और कुछ दिनों के बाद हम बिल्कुल कक्षा 10 का टॉपिक अलग से लेकर के कक्षा 9 का टॉपिक, कक्षा 8 का टॉपिक, सभी टॉपिकों के बारे में चर्चा करेंगे। बस आप मुझे सपोर्ट करते रहिएगा यूट्यूब पर, तो मैं कोशिश करूँगा कि क्लासेस यूट्यूब पर भी चलती रहे। धन्यवाद आज के लिए।